बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर विटामिन पढ़ेंगे। और विटामिन में से आज हमारे पास टॉपिक है विटामिन सी। और ये लेक्चर विटामिन सी पे फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे विटामिन सी का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री, सोर्सेज और फंक्शन। और इस लेक्चर का रेफरेंस होगा आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 से 91 तक का। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी का इस तरह से आप कह सकते हो कि विटामिन सी का सिनोनिम है, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी है क्या? तो अगर आपको याद हो, हमने विटामिन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी हम विटामिन को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक है वाटर सॉल्युबल, दूसरे हैं फैट सॉल्युबल। अब तक जो हम पढ़े रहे थे वो थे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आज हम करने लगे हैं फर्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि है विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसके अलावा इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा इसका एक और नाम है जो कि है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। आप सबको पता है एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन बेसिकली वो विटामिन जो कि स्कर्वी के ख़िलाफ़ काम करे। अब स्कर्वी क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें, अब इसमें कौन कौन सी इसकी सिम्टम्स होती हैं ये हम डेफिशिएंसी में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्कर्वी एक कंडीशन है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाती है। और अगर स्कर्वी की कंडीशन हो तो विटामिन सी देने की वजह से स्कर्वी के साथ जो है उसको उसको कवर किया जा सकता है, उसको हील किया जा सकता है। तो जो विटामिन सी है वो स्कर्वी के ख़िलाफ़ काम करता है, तो इस वजह से ये कहलाएगा एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन, यानी कि इनहिबिशन ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी को रोक देना। फिर है केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है लेकिन आप इसको स्किप कर दोगे। केमिस्ट्री की बात करें तो इन ह्यूमन बॉडी विटामिन सी इज़ फाउंड एज एल एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे एल, कैपिटल एल का मतलब है लीवो। लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेशन हमने कार्बोहाइड्रेट्स में से भी पढ़ी थी। और अगर आपको याद हो, जब हम डी ग्लूकोज पढ़े रहे थे, और अगर आपको याद हो तो हमने यही टर्म अमाइनो एसिड में भी पढ़ा था जब हम एल डोपा कर रहे थे। तो लीवो, यहाँ पे एल जो है वो लीवो रोटेशन को शो करता है। दो तरह की रोटेशन होती हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में, राइट और लेफ़्ट। जो लेफ़्ट रोटेशन, जो राइट होगी वो डेक्स्ट्रो कहलाएगी, जो लेफ़्ट होगी वो लीवो है। और यहाँ पे हम एल एस्कॉर्बिक एसिड को पढ़ेंगे, जो कि विटामिन सी जो है एल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज़ एस्कॉर्बेट एसिड। यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है टर्म और दूसरा एस्कॉर्बेट होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी एक्टिव फॉर्म है और एस्कॉर्बेट भी एक्टिव फॉर्म है। तो ये दो टर्म को एक साथ लिखा गया है। आप यहाँ पे इसको या सिर्फ एस्कॉर्बेट याद करें या फिर एस्कॉर्बिक एसिड करके याद करें, या दोनों याद कर लें तो भी दोनों ही एक्टिव फॉर्म है विटामिन सी की, जो कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। इसका मतलब ये है कि विटामिन सी ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता। जैसे कि हम विटामिन डी की बात कर रहे थे कि उसकी एक्टिवेशन होती है ह्यूमन बॉडी में, तो विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर रेडियली ऑक्सीडाइज इन द बॉडी। इसीलिए ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? डी हाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड या एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है इटसेल्फ, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी में और ऑक्सीडाइज फॉर्म इसकी कहलाती है डी हाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो ये एक इमेज है, इसको अगर याद कर लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो ये जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो है ये आपने इस तरह से इसको याद करना है। इसी वजह से जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको, सेम ऐसे ही इस इमेज में भी नज़र आ रहा है, ये जो ए पार्टिकल है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया। कैसे ऑक्सीडाइज होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विटामिन सी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और इस वजह से वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और क्या बन जाता है? डी हाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग और डिहाइड्रेशन। फ्रीजिंग आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है, फ्रीजिंग क्या हो क्या कि उसमें वाटर का जो है वो रिमूवल करवा दिया और उस फ्रीजिंग या डिहाइड्रेशन करवाई क्यों, ताकि ज़्यादा देर तक आपने इसको प्रिजर्व करना है, इसको ज़्यादा देर तक स्टोर करना है। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, वाइटामिन है, तो अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो इसको रिटेन किया जा सकता है वाइटामिन सी को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टेबल है इन सॉलिड फॉर्म। वाइटामिन सी सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है और एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाता है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में या बेसिक पीएच सॉल्यूशन में, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सोर्सेज हैं कहाँ कहाँ से हासिल किया जा सकता है। अगर बिना यहाँ से पढ़े हुए मैं आपसे वैसे सिंपल ही पूछूं तो आप सबके माइंड में होगा कि विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट से हासिल किया जाता है। तो अगर यहाँ हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो प्लांट सोर्स में इसका फ्रेश फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, कावा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और फ्रेश वेजिटेबल जैसे कि टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, अनियन, लेटस, ग्रीन पीस, बीन, ईटीसी, ये सब जो हैं इसके प्लांट सोर्स में अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स अच्छे सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लिवर, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इसके सोर्स हैं। फंक्शंस की बात करें विटामिन सी हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन जो है कैसे रोल परफॉर्म करता है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के ऊपर विटामिन सी का क्या इफेक्ट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड is required for the functional activities of fibroblast। ascorbic acid फिब्रोब्लास्ट की फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। फिब्रोब्लास्ट, अब दो तरह के टर्म होंगे जो हम पढ़ते हैं और आपने फिजियो में भी पढ़े हैं, हमने बायोकेम में भी बहुत दफ़ा पढ़े हैं, ब्लास्टिक और क्लास्टिक। ब्लास्टिक है सिंथेसिस या फॉर्मेशन, क्लास्टिक है क्लीवेज या टूट जाना। अब फिब्रोब्लास्ट जो है वो बेसिकली जो एक ऐसे बायोलॉजिकल सेल की टाइप है जिसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं या बनते हैं, और कोलेजन जो है वो बनता है या सिंथेसाइज होता है। और ये क्यों बनता है, ये क्यों सिंथेसाइज होता है, क्यों ज़रूरी है, तो बेसिकली ये वूंड हीलिंग में, ज़ख्मों को भरने में जो है स्पेशल रोल परफॉर्म करता है। फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो फाइबर्स का, कोलेजन का बनना है, और इसके बनने से होगा क्या, इसके बनने से ज़ख्म भर जाएंगे या वूंड जो है वो जल्दी हील हो जाएंगे। तो फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी में विटामिन सी रोल परफॉर्म करता है। आपको पता चल गया कि फिब्रोब्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, ये वुंड को हील करने में रोल परफॉर्म करेंगे। अब फिब्रोब्लास्ट विटामिन सी करवाएगा तो जाहिर है विटामिन सी के इनटेक से जो वुंड है वो जल्दी हील होंगे। और इसके साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑब्वियसली ऑस्टियो जब भी हम टर्म पढ़ते हैं ये बोन से रिलेट करता है, ब्लास्टिक वही सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो न्यू सेल, न्यू बोन्स के जो सेल हैं उनकी फॉर्मेशन के बारे में हम कहेंगे। तो विटामिन सी जो है या एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होगा, के लिए रिक्वायर होगा, यानी कि वूंड हीलिंग में रिक्वायर होगा ये। अब ये कैसे करेगा वूंड हीलिंग, ये बोन के सेल बना के और इसके साथ साथ फाइबर्स और कोलेजन को बना के वूंड हील करवाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और इसके साथ ये जो है कोलेजन फाइबर्स की फॉर्मेशन करवाएगा। कोलेजन क्या है, वो प्रोटीन फाइबर की टाइप है। और म्यूकोपोलीसेक्राइड, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स के हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल हैं। पोलीसेक्राइड आपको पता है कि लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल है। म्यूकोपोलीसेक्राइड जो हैं इनकी और कोलेजन फाइबर की फॉर्मेशन करवा के जो विटामिन सी है वो फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी में रोल प्ले करता है, और किस वजह से, और इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से वूंड हील होंगे। म्यूकोपोलीसेक्राइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑस्टोइड टिश्यू, कोलेजन, इन सब में ये रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है वूंड रिपेयर। ऑब्वियसली फर्स्ट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो फंक्शन था इसका विटामिन सी का, वो आप ऐसा समझ लें जैसे वूंड रिपेयर का मैकेनिज्म सारा उसी फंक्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको सारी बात समझ आ गई तो वूंड रिपेयर भी इजी हो गया। अब दोबारा से उसको एक नज़र अगर देखें तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि कोलेजन फाइबर और म्यूकोपोलीसेक्राइड बन रहे हैं, उनके बनने से फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से वूंड रिपेयर हो रहा है या वूंड हील हो रहा है। सेकेंड फंक्शन है वूंड रिपेयर। विटामिन सी टेक्स एक्टिव पार्ट इन वूंड रिपेयर। इट लेज डाउन द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड। अब ये क्या करते हैं, ये वुंड को रिपेयर करने में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और कैसे करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जो है फॉर्मेशन की वजह से वो वुंड को हील करते हैं या रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ हीम। विटामिन सी जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगी, स्कर्वी में एनीमिया होता है, एनीमिया में डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, हीम पार्ट की।
या ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विटामिन सी जो है वो स्टिमुलेट करते हैं हीमेटोपोइसिस को, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है आरबीसीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो अनीमिया भी ट्रीट होता है। अनीमिया भी वो है जो रिकवर हो सकता है। स्कर्वी हमने इससे पहले ही पढ़ा फर्स्ट में, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि स्कर्वी क्या है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्कर्वी, क्योंकि वो डेफिशिएंसी में आ रही थी और वो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता। तो स्कर्वी डेफिशिएंसी में आएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से स्कर्वी में अनीमिया हो सकता है, किस अनीमिया की अगर हो रहा है तो किस तरह से, अब अगर विटामिन सी के इनटेक की वजह से हीमेटोपोइसिस जो है वो स्टिमुलेट होगा, तो जो आरबीसीज़ की फॉर्मेशन है वो बढ़ेगी, आरबीसीज़ की फॉर्मेशन होगी तो अनीमिया भी रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की। विटामिन सी प्रिवेंट करता है इंजरी को बॉडी टिश्यू के, ताकि ऑक्सीडेशन जो दूसरे जो प्रोडक्ट है टॉक्सिक प्रोडक्ट, उनकी ऑक्सीडेशन से रोका जा सके। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट जो है ये ऑक्सीडेशन के एंटी ऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस या टॉक्सिक प्रोडक्ट जो होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, उनको रोकता है और उनकी इंजरी को बॉडी में रोकता है। नेक्स्ट फंक्शन है ग्रोथ। इट इज़ प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। फिर उसके बाद है बोन एंड टीथ। बोन एंड टीथ में विटामिन सी हेल्प रोल प्ले करता है इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बोन एंड टीथ। तो यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो ये वही है Ca++ वाला, और PO4 वाला, ये O4 जो है ये नीचे आ जाएगा इसके PO के नीचे। नेक्स्ट फंक्शन है synthesis of protein matrix. It helps in the synthesis of protein matrix, that is by synthesizing collagen and hydroxyproline. अब ये प्रोटीन मैट्रिक्स की सिंथेसिस में कैसे रोल प्ले करता है, इससे पहले हमने पढ़ा, याद है आपको, अगर हमने फर्स्ट फंक्शन में इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में पढ़ा के कोलेजन फाइबर्स में की जो सिंथेसिस है उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें रोल प्ले करेगा, फॉर्मेशन करवाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं, प्रोटीन मैट्रिक्स में हमारे पास दोबारा से कोलेजन आ गए, कोलेजन हमने अभी पढ़ लिए, और बाकी रह गया हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन बेसिकली मेजर कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन कोलेजन का, और ये कोलेजन की स्टेबिलिटी कोलेजन को प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। और इसके अलावा इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्टेन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जैसे कि फिनाइल एलानीन और टायरोसिन। फिनाइल एलानीन और टायरोसिन जो है ये हमने पढ़ा हुआ है अमाइनो एसिड्स में। ये एरोमेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड में आपको याद होगा हमने पढ़े थे टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलानिन। तो ये जो हैं ये हमने वहाँ एरोमेटिक साइड चेन अमाइनो एसिड्स में पढ़े हुए हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो विटामिन सी इज़ पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये अब हम पॉइंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट में भी पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हमने जैसे जब इसकी केमिस्ट्री में हम पढ़े रहते हैं हमने तब भी पढ़ा। तो ये बेसिकली विटामिन सी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम में रोल प्ले करता है। कैसे करता है अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो सिस्टम है उसमें रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है आयरन एब्जॉर्प्शन और मोबिलाइजेशन। विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है और मोबिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। विटामिन सी हेल्प इन रिड्यूसिंग Fe+3 टू Fe+2। Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करवाता है। अब Fe+3 और Fe+2 क्या है, तो अगर Fe के साथ +2 का जो है वो लिखा होगा, और इसी के साथ अगर Fe के साथ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी होगी, तो इसका क्या मतलब है, आयरन 2 भी बोलेंगे हम इसको। ये जो Fe है वो आयरन के लिए, +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम रोमन में 2 लिखेंगे, और इसी तरह से Fe+3 जो है वो आयरन 3 भी कहा जाता है। बेसिकली ये आयनिक फॉर्म है आयरन की। अगर +2 है तो आपने इसको फेरस आयन पढ़ना है, और अगर +3 है तो आपने इसको फेरिक आयन पढ़ना है। एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। और याद रखिएगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन में एक ये पॉइंट MCQ का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आयरन है ये हमेशा Fe+2 यानी कि फेरस आयन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगा। इसी वजह से इस रिडक्शन की ज़रूरत पड़ी, इसी वजह से Fe+3 को +2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये +2 की फॉर्म में यानी कि फेरस आयन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, लास्ट फंक्शन है इसमें कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड क्या है, ये कौन से विटामिन है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। ये इट इज़ इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड टू एक्टिव फॉर्म कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफोलेट। यहाँ पे याद रखने की बात ये है आपकी कि फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन जो होगी वो विटामिन सी की
मौजूदगी में होगी। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इनहिबिट करवाता है ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। इट्स डेफिशिएंसी कॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलिक एसिड। तो इस वजह से अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेसिकली असली मैकेनिज़्म क्या है, एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो एक्टिव फॉर्म है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा। इसी वजह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी की कंडीशन में अनीमिया हो जाएगा। और विटामिन सी के इनटेक की वजह से बेसिकली फॉलिक एसिड की टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्जन हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया जो है वो रिकवर हो जाएगा, या वाप जो बॉडी में आरबीसीज की जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मली सिंथेसाइज होने लग जाएगी। तो फर्दर अच्छा अभी फर्दर हमारे कुछ फंक्शंस भी रहते हैं और बाकी जो डेफिशिएंसी है स्कर्वी वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।